आज तक की एलिमिनेशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिजास्टर। Roger, Papa Alpha 136, 46, the runway clear. Hello, control room, I repeat, report the runway clear. एक झटके में 583 लोगों की जान चली गई। Hello, still on the runway. Stop. Oh God damn. देखिए स्पेन से ये छोटे छोटे आइलैंड का ग्रुप है जिसको कैलेनी आइलैंड कहते हैं। कैलेनी आइलैंड को एक ग्रैंड कैलेन आइलैंड भी कहते हैं। इस ग्रैंड कैलेन आइलैंड के 10 एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट में मार्च 1977 को दो आदमी एयरपोर्ट पे घुसते हैं तो ये दोनों बहुत ज्यादा नर्वस थे। एक के हाथ में सूटकेस था और सूटकेस के अंदर से टिक टिक करके कॉर्नेट आवाज आ रही थी, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर भीड़ बहुत ज्यादा थी तो किसी का ध्यान इस आवाज पे नहीं गया। अब अंदर घुसने के बाद ये दोनों आदमी मेन टर्मिनल के अंदर घुसते हैं और ये फ्लावर शॉप पे रुकते हैं और धीरे से बिना किसी नजर में आए अपना सूटकेस इस फ्लावर शॉप पे रख के करीब 11:30 पे एयरपोर्ट के फ्रंट गेट से बाहर निकल जाते हैं। काफी टाइम तक ये सूटकेस रखते गए थे, इस पे किसी की नजर नहीं जाती है, लेकिन कुछ 40 मिनट बाद एयरपोर्ट के स्विच बोर्ड पे एक आनंद आदमी कॉल करता है और बोलता है कि एयरपोर्ट के अंदर बॉम्ब प्लान किए गए हैं, कुछ ही देर बाद फटने वाले, जितना जल्दी हो सके बिल्डिंग खाली कर दो। और ये बोलकर बिना आवाज सुने ये अननोन आदमी जो है फोन काट देता है। अब जो ऑपरेटर थी ये बहुत ज्यादा डर जाती और तुरंत स्पेनिश नेशनल मैनेजर को कॉल करती है कि ऐसे ऐसा अननोन आदमी ने कॉल किया है। इससे पहले ऑपरेटर अपनी पूरी बात पूरी कर पाती है। उस फ्लावर शॉप पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पूरा टर्मिनल हिल जाता है, हर तरफ धुआं, छत टूट के नीचे गिर जाती है, जो मेन हॉल था वहां था, हर तरफ चीखते हुए भागने लगते लोग। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई जाती है, बहुत लोग घायल होते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि किसी की जान नहीं जाती। अभी तो जान नहीं गई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा काला दिन होने वाला था। एक या दो लोगों की नहीं, पूरे 583 लोगों की जान जाने वाली थी और ये जान बॉम्ब की वजह से नहीं, बॉम्ब फटने के बाद जो एयरपोर्ट पे अब होगा उसकी वजह से जाएगी। अब बॉम्ब फटने के बाद बॉम्ब स्क्वाड हर तरफ सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर देते। फोर्स पहुंच के पता करती है आखिर है कौन इसके पीछे। कैमलेरी आइलैंड के बाद एनपीएवाई से एक नाम का सर्विस ग्रुप था, ये दोनों आदमी उसके मेंबर थे, लेकिन अभी तक ये फोर्सेस को पता नहीं थी। फोर्सेस कॉन्टिन्यूटी एयरपोर्ट के अंदर ढूंढ रही थी कि ये हुआ कैसे। अब इस फोर्स क्या करती है कि ऑपरेटर के बाद जो अननोन आदमी का कॉल आता है उसे दोबारा सुनती और कॉल सुनने के बाद इनके होश उड़ जाते, क्योंकि जिस अननोन आदमी ने कॉल का वार्निंग दी थी उसने बॉम्ब नहीं बोला था, उसने बॉम्ब्स बोला था, यानी कि एक नहीं एक से ज्यादा बॉम्ब। और ये चीज सुनते ही पूरे एयरपोर्ट में सिर्फ एक ही चीज ढूंढी जा रही थी कि बाकी बॉम्ब है कहाँ पे और सच में दूसरा बॉम्ब है कि नहीं। अब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा तो एयरपोर्ट के अंदर जितने भी पैसेंजर थे सबको बाहर करके एयरपोर्ट बंद कर दिया गया और सर्च एजेंट चल रहा था। अब ये सारी चीजें चल रही थी तो एक दिक्कत खड़ी हो जाती है। एयरपोर्ट तो खाली कर दिया गया, लेकिन इस लॉर्ड कर्वस पर 6 और फ्लाइट ऐसी थी जो अपने पैसेंजर के साथ आसमान में थी और इस आसमान में एयरपोर्ट पे लैंड करने वाली थी। अगर एयरपोर्ट पे दूसरा बम हुआ तो उनकी जान भी रिस्क में आ जाती। और यहाँ से अथॉरिटी ने ये 6 फ्लाइट से उनसे कहा जब तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है आप आसमान में ही वेट करो, एयरपोर्ट का सर्च ऑपरेशन खत्म होगा तब आप लैंड कर लीजिए। और फिर इसके बाद जो फ्लाइट थी ये आसमान में ही गोल गोल चक्कर काटने लगती और फिर एक प्लेन के ऊपर दूसरा, प्लेन के ऊपर तीसरा, ऐसे करके हर एक के बीच में 1000 फीट का गैप था। आसमान के अंदर एक फ्लाइंग मार्केट एक लॉट टाइप बना लिया था। अब जो फ्लाइट वेट करते करते 12:30 हो जाते हैं और फिर 12:45 पर 1 बज जाता है। अब ये सारे प्लेन थे, इनमें इतना फ्यूल नहीं था कि क्वांटिटी आसमान में वेट कर सके। तो यहाँ से अथॉरिटी ने ये फैसला लिया कि 20 मिनट की फ्लाइट डिस्टेंस पे टेरेटे पायलट है, आसमान में वेट करने की बजाय इन 6 प्लेन को टेरेटेट का जो लाट रेडियो एयरपोर्ट है उस पर लैंड करवा के वहाँ वेट कराने को बोलते, तो इससे फूल की टेंशन खत्म हो जाएगी। जब सर्च ऑपरेशन खत्म होगा तो 20 मिनट की दूरी पे वापस बुला लेंगे।
एज अ प्लान सारे प्लेन टैरेट के एयरपोर्ट पे डाइवर्ट होने लगते। उस टाइम पे सारे ट्रैफिक हैंडल करने वाले स्मार्ट और ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं थे, जिस तरह आज की डेट में एआई और स्मार्ट स्पॉट का यूज होता है। अब ये 6 प्लेन ट्रेन की तरह पड़ रहे थे, तो इनमें से एक प्लेन था पैन एन अमेरिका 1736। इस प्लेन में 380 पैसेंजर बैठे थे। उसे बॉल वाली न्यूज का पता चल चुका था, तो कैप्टन विक्टर क्रिस प्लेन को चला रहे थे और इनके साथ फर्स्ट ऑफिसर रॉबर्ट और फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज बैठे थे। जब इनको टनल में जाने को बोला गया तो कैप्टन विक्टर ने रिक्वेस्ट की कि हमारे पास इनफ फ्यूल है, हमें पास ट्रेन की जरूरत नहीं है। इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है और की बात इस टाइम पे मान ली गई होती तो जितने भी पैसेंजर थे ये सारे बच सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं। और इन्हीं 6 प्लेन में से दूसरा प्लेन था KLM-4805। इसका नाम याद रखिएगा, जो आगे जो भी होगा इसी प्लेन की वजह से होना है। तो ये KL-4805 था। इसमें 234 पैसेंजर बैठे थे और ये 234 पैसेंजर बहुत एक्साइटेड थे। इनका प्लेन खुद कैप्टन वैन जेंटन चला रहे थे। वैन जेंटन कोई नॉर्मल पायलट नहीं था, KNN के चीफ इंस्ट्रक्टर थे। केएलएन ने एक फेस बना रखा था, मैगजीन और जो बोलते सीट पॉकेट के ब्रोशर में सब जगह इनकी फोटो लगी थी। पैसेंजर एक्साइटेड थे, उनको एक चीज नहीं पता थी कि कैप्टन वैन जेंटन ने कई सालों से अपना जो टाइम था वो रियल टाइम प्लेन उड़ाने की जगह सारा टाइम पीएल के जो पायलट थे उनको ट्रेन करने में लगा। तो इस प्लेन में कैप्टन वेंजन के बगल में को पायलट लास्ट में बैठे थे। जो को पायलट थे इनको Boeing 7 उड़ाने का जो जिसको सर्टिफिकेट दिया था वो खुद वेंजन थे। कहने का मतलब है कि केएलए के कॉकपिट में एक तरफ टीचर था, दूसरी तरफ उसका स्टूडेंट, तीसरे थे फ्लाइट इंजीनियर विक्लेंस स्टूडेंट। तो वहाँ 1:30 PM पे KLM पे प्लेन था, वो एयरपोर्ट पे लैंड करता है और 40 मिनट बाद बैलेंस भी लैंड कर जाता है। करीब 2:15 पे ये दोनों प्लेन टैलेंट का जो लॉर्ड एयरपोर्ट था उस पर उतर चुके थे। अब इमरजेंसी में इतने सारे प्लेन इस एयरपोर्ट पे उतर तो गए थे, लेकिन टैलेंट का जो लास्ट रेडियो एयरपोर्ट था इसमें बहुत सारे इशू थे। इस एयरपोर्ट पे इतने सारे प्लेन उतर चुके थे, लेकिन कंट्रोलर टावर में सिर्फ 2 कंट्रोलर थे और कोई ग्राउंड रडार नहीं था। इसकी वजह से जो कंट्रोलर था वो स्क्रीन पे देख नहीं पा रहे थे कि रनवे पे कौन सा प्लेन कहाँ है। तो कंट्रोलर क्या कर रहे थे, ये सारे पायलट से वायरलेस रेडियो पे बात करके सारी चीजें कोऑर्डिनेट कर रहे थे। जब पायलट बोलते हम यहाँ पे हैं तो कंट्रोलर उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे बाकी प्लेन को गाइड करता था। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन पायलट की बताई गई पोजीशन और वायरलेस रेडियो पे था। ऊपर से जो एयरपोर्ट था वो टेनेंट आइलैंड के नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे सी लेवल से 2000 फीट बड़े बड़े पहाड़ थे, वहाँ पे था। ऑर्डोग्राफिक की वजह से इस एयरपोर्ट पे फॉग और क्राउड तो बहुत ज़्यादा था, विजिबिलिटी का इशू था। लोकल लोगों का कहना है कि जब एयरपोर्ट बना था तो प्लानर्स ने मैप पे इस जगह एक्स मार्क कर दिया था, मतलब इस जगह पे एयरपोर्ट जैसी चीज़ कभी बननी नहीं चाहिए थी, बहुत डेंजर थी। लेकिन बाद में जो दूसरी टीम आई उसने इसे एक्स का मतलब गलत समझ लिया और उनको लगा कि जो मैप पे एक्स है यहीं पे एयरपोर्ट बनाना है, वहीं पे उन्होंने बना दिया। तो कहने का मतलब है टैलेंट का जो एयरपोर्ट है कोई इंटरनेशनल हब नहीं था, एक नॉर्मल था एयरपोर्ट था, बस एक रनवे और उसके पैनल में एक टैक्सी वे। ये उसकी ओरिजिनल है, उसका ये लेआउट है। इस एयरपोर्ट पे बहुत सारे इशू थे। दूसरी तरफ केलम प्लेन था, इसका वायलेंट बेंच एटन और क्रू बहुत ज़्यादा जल्दी में था। ये चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी लास्ट परमिट में सर्च ऑपरेशन पूरा और फिर ये पहले वहाँ जाए और वहाँ से जाके जल्दी से जल्दी एम्स्टर्डम निकल दे। जल्दी में इसलिए थे कि नीदरलैंड में पायलट और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए एक स्ट्रिक्ट लॉ था। एक फिक्स टाइम पे ज़्यादा ड्यूटी नहीं कर सकते थे। अगर कोई पायलट ड्यूटी लिमिट क्रॉस करे, चाहे कोई भी रीज़न हो, तो उसका लाइसेंस जा सकता, जेल भी हो सकती है। तो लैंड होते ही केएलएम और के पायलट इवेंट जेंटन बार बार टाइम देख रहे थे। करीब 3 बजे इन्होंने हेडक्वार्टर में पता किया कि ड्यूटी लिमिट क्रॉस ना हो और उनसे पूछा कि कितना टाइम बचा है। तो उधर से जवाब आया कि अगले 1 घंटे में टेक ऑफ कर लिया तो सारी चीज़ें ठीक रहेगी, लेकिन उससे ज़्यादा लगा तो ये हो सकता है कि टेलीम में तुम लोगों को रोक के पूरे नए क्रू को बुलाना पड़ सकता है। अब ये चीज़ सुनते ही वैन जेंटन और ज़्यादा जल्दी करने लगे। वैन जेंटन को इसके प्लेन में लास्ट फार्मस में ले जाना था, उनका सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वहाँ पे रिफिलिंग करानी थी, वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप करके वापस जाना था।
टाइम बचाने के लिए वेट जंक्शन लास्ट पर्पज से रिफुल कराओ, फिर यहाँ वेट करो। उससे बढ़िया है कि यहीं का टैरेप का एयरपोर्ट है जहाँ वेट कर रहे हैं, यहीं पे फ्यूल भरा लेंगे तो टाइम बच जाएगा। तो इसकी वजह से कैप्टन वेंजेंट पैसेंजर को उतार के ये पॉइंट है जहाँ पे है, इस पॉइंट पे रिफुलिंग कराते हैं, केलवेन प्लेन को ले आती है और जस्ट पीछे पैन एवेंट था उसे आके खड़ा हो जाता है। अब 2 से 3 मिनट होते हैं तो रिफुलिंग स्टार्ट करा रहा होता है। उसके तुरंत बाद कंट्रोल रूम से मैसेज आता है कि लास्ट परफॉर्मेंस जहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो सर्च ऑपरेशन पूरा हो गया है और कोई भी दूसरा बम नहीं मिला, वापस आया जा सकता है। 5 मिनट पहले ये मैसेज आता तो वेंजेटर रिफुलिंग नहीं कराते, लेकिन क्योंकि रिफुलिंग स्टार्ट हो चुकी थी उसमें 30 मिनट लगने थे, वेंजेटर रिफुलिंग कराने लगते। इसके पीछे जो फैन खड़ा था उसके पीछे रिफुलिंग नहीं करानी थी, वो तो कलम के पीछे आके फंस गया। विक्टर ग्रब्स ने सोचा कि क्लेन रिफुलिंग करा रहा है तो उसके बगल से अपना प्लेन निकाल के आगे निकल जाते, लेकिन उनको लगा कि उतनी जगह है नहीं, तो उसने क्लू को उतर के नीचे देखने को कहा कि गैलेम के बगल में हमारा प्लेन निकल सकता है या नहीं। तो क्लू जब नीचे गया तो बगल में निकलने की 140 फीट की जगह चाहिए, लेकिन गैप जरूरत से ज्यादा 12 फीट की कम रह गया। इसकी वजह से अगले 30 मिनट पैन जो था वो भी केलियम के पीछे वेट करने लगा। क्लेम जो क्लेम था इसकी रिफुलिंग चल रही थी, क्लेम के पैसेंजर तो वो टर्मिनेटर पे वेट कर रही थी। इसमें से एक पैसेंजर रूबीना जो वेट करके परेशान हो गई थी, उसे बॉयफ्रेंड का घर था, वो यही एयरपोर्ट के पास था, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला के एयरपोर्ट से निकलने लगी। लेकिन रूल के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो लड़ झगड़ के बोलती है कि आगे चल के भले ही जेल हो जाए, वो रुकती नहीं, निकल जाती। केला फ्लाइट 4805 255 पैसेंजर एक लौते ही जिंदा बचती है। इसके इंटरव्यू पढ़ोगे तो ये कहती है कि हर रोज मैं यही सोचती हूँ कि मैं जिंदा कैसे बच गई। सेम टाइम पे ये कपल के 2 बच्चे थे, तो रनवे कोऑर्डिनेटर रोवेंट उसे जैसे तैसे ढूंढा और वापस खेले में बिठा दिया। आगे चल के खुद बोलते हैं कि आदमी लगता है कि अगर मैंने शायद इनको ना ढूंढा होता तो वो बच्चे जिंदा होते। तो एक तरफ ये चीजें चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ केएल की रिफुलिंग पूरी हो चुकी थी। केएल 55,000 लीटर की वजह से 50 टन और ज़्यादा हैवी हो गया था। अब ये होने से हुआ ये कि हेवियर केलियन जो उसकी उड़ाने की वजह से ज़्यादा रनिंग और स्पीड चाहिए थी, ये एक डिसएडवांटेज था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि 4:50 PM पे रिफुलिंग पूरी हुई और रिफुलिंग पूरी होते ही आसमान में बादल आना स्टार्ट हो गए। तो 4:50 पर जो विजिबिलिटी 2000 मीटर थी वो 5:02 पर 300 मीटर की रह गई। ऐसा लग रहा है कि ये हादसा होना पहले से ही तय था। अब देखिए ये रनवे है, इधर ये टैक्सी वे है। जैसे कि हाईवे के बगल में सर्विस लेन होती है, वैसे ही रनवे के बगल में टैक्सी वे होता है। पहले टेक ऑफ और रनवे से करता है और बाकी टर्मिनल तक जाना, लाइन में लगना, अपनी जगह लेना, ये सब टैक्सी वे से होता है। अब यहाँ प्लान ये था कि KLM रनवे पे चलती हुई ये आप देख रहे हैं यहाँ से एंड तक पहुँचेगा और 180 डिग्री टर्न लेके टेक ऑफ पोजीशन में आ जाएगा और फिर इसके पीछे पीछे पैन एम प्लेन जो उसी सेम रनवे पे चलेगा, लेकिन बीच में ही थर्ड एग्जस्ट है C3, इससे निकलकर टैक्सी वे पे चला जाएगा और केलियम के पीछे जाके उसके टेक ऑफ करने का वेट करेगा। अब यहाँ पे सिचुएशन समझिए, घना फॉग है चारों तरफ, फॉग की वजह से कंट्रोल टावर किसी को नहीं दिख रहा, ना ही प्लेन एक दूसरे को दिख रहा है। रेडार जो था वो एयरपोर्ट पे था नहीं और विजिबिलिटी इतनी कम कि रेडियो के बेसिस पे सारे कोऑर्डिनेशन हो रहे हैं। दोनों प्लेन एक ही एक्टिव रनवे से एक ही डायरेक्शन में जाएंगे और वायरलेस रेडियो का यूज करके कंट्रोल टावर को पहले केएलएम को टेक ऑफ करवाना, फिर पैन जो था उसको टेक ऑफ कराना था। तो इस तरह से ये चीज डिसाइड करी थी और एज पर प्लान जेंटन केएलएम प्लेन को रनवे पर लेकर निकलना स्टार्ट करती है और जैसे ही केएलएम रनवे से एंड तक पहुंचने वाला था, टावर से जो कंट्रोलर था उसने पैन एन को वायरलेस रेडियो पे मैसेज भेजा, टैक्सी इनटू द रनवे, लीव द रनवे 32 लेफ्ट। यानी इसके बाद कंट्रोलर ने कहा कि पैन एम को रनवे से जाकर यहाँ से C3 थर्ड एग्जिट है वहाँ से मुड़ जाना है। और ये जो भी डिस्कशन चल रहा था वो वायरलेस रेडियो पे, यानी कंट्रोलर जो बोल रहा था ये तीनों लोग सुन रहे थे, यानी कंट्रोलर भी, KLM भी और पैन भी, ये तीनों सुन रहे थे।
अगर कंट्रोलर पेन एमन को कुछ कह रहा तो पेन का जो पॉकेट है उनके लोग भी सुन पा रहे थे। अब कंट्रोलर ने पेन एन को C3 थर्ड एग्जैक्ट से मुड़ने का मैसेज दिया तो कंट्रोलर की पहले एग्जैक्ट इंग्लिश और खराब रेडियो सिग्नल की वजह से पेन एन का क्रू उनके मन में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। पेनिट हो गया। क्रू एक समझता कि फर्स्ट एग्जिट बोला, दूसरा कहता है नहीं फोर एग्जिट बोला और ये C1 C2 C3 थे, ये फॉग की वजह से दिख नहीं रहते। तो ये लोग क्या करते हैं, एक चार्ट लेके आते हैं कि रनवे पे जाके कौन से एग्जिट से मुड़ना है। अगर आप लेयर 2 के हुए तो C3 यानी कि थर्ड एग्जिट जो है उसमें 230 फीट का लंबा 340 टन का प्लेन, इसके लिए 135 डिग्री का एक साफ टन लेना बहुत मुश्किल लग रहा है। जबकि आप चौथा एग्जिट देखोगे C4 एग्जिट, यहाँ से आसान 45 डिग्री का टर्न लिया जा सकता है। क्रू कहता है कि शायद C4 एग्जिट ही बोला तो C4 एग्जिट से चलते। तो ये डिसाइड करते ही जो पैन एवन था ये मेन रनवे पे चलना स्टार्ट करता है और लेफ्ट साइड से C4 एग्जिट जो है उसको ढूंढना स्टार्ट करता है। अब इसी टाइम पे 5:05 पे दो चीजें हुई। एक तो अनाउंसमेंट हुआ कि रनवे की जो सेंट्रल लाइट है वो भी आउट ऑफ सर्विस हो गई, तो गाइडेंस के लिए जो थोड़ी हेल्प मिली थी वो भी चली गई। दूसरा केलियम एस प्लेन पे रनवे के एंड पर पहुंचकर 180 डिग्री का टर्न लेकर टेक ऑफ पोजीशन में वेट करने लगा और सेम रनवे पर अपोजिट साइड से करीब 2000 मीटर दूर पैन एम अपने C4 एग्जैक्ट को ढूंढता हुआ तो उसी रनवे पे आगे बढ़ता है। अब उसी के बाद अगला 1 मिनट होगा, उसे एवरेज के हिस्ट्री का सबसे बड़ा एनालाइज करने वाला 1 मिनट होगा, जिसके बाद प्रोफेसर आज तक डिस्कशन करते हैं। केलन प्लेन जो था उसको टेक ऑफ करना था। एक प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले टावर से दो अलग अलग परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही वो टेक ऑफ कर सकता है। पहली ATC परमिशन, इसे एयरक्राफ्ट को बताया जाता है कि किस रूट, एटीट्यूड, डायरेक्शन या कंडीशन के साथ आगे बढ़ेगा। ये परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद टेक ऑफ परमिशन मिलती है, इसके बाद ही ये प्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। इसके बाद कंफ्यूजन नहीं है, रूल एकदम क्लियर है, जब तक दोनों परमिशन ना मिले प्लेन रनवे से टेक ऑफ नहीं करेगा। लेकिन यहीं पर परमिशन इस पूरे हादसे की जड़ बन जाती है। होता क्या है कि क्लीनर प्लेन जो रनवे से एंड पर पहुंच पर टेक ऑफ के लिए वेट कर रहा था, इसके पायलट वेन जेंटन ड्यूटी लिमिट क्रॉस करने की वजह से बहुत जल्दी कर रहे थे। बिना किसी परमिशन के इन्होंने थ्रोटल आगे बढ़ा दिया। इनके बगल वाले जो को पायलट थे, जो खुद इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने तुरंत रोका, अभी हमें आगे नहीं बढ़ सकते, ATC क्लियर नहीं मिली है। ये सुनने के बाद वेंचेट जैसे तैसे रोक लेते प्लेन को और अपने को पायलट से कहते कि हाँ मुझे पता है कि ये DC परमिशन ले लो। को पायलट थे जैसे तैसे पहली जो ATC परमिशन थी वो तो ले लेते। अब इसके बाद दूसरी परमिशन लेनी थी। जैसे ही को पायलट को पहली परमिशन मिलती है, वैन जेंटन ब्रेक छोड़ते और थ्रटल खोल के बोलते वी कान, मतलब वी आर गोइंग, और प्लेन आगे बनाने लगती है। बिना दूसरी परमिशन लिए वैन जेंटन फॉग में जहाँ कुछ नहीं दिख रहा था उसी में ही प्लेन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही वैन जेंटन को पायलट जो था वो बहुत डर जाता है, मतलब कि टीचर था को पायलट का, तो उसे रोक नहीं पाया। को पायलट ने रेडियो पे जल्दी से लाइन जोड़ दी, वी आर नाउ टेक ऑफ, यानी सबको पता चल जाए कि बिना परमिशन के ही प्लेन आगे बढ़ चुका। लेकिन हुआ इसका उल्टा। टावर के कंट्रोलर ने सोचा कि ये कह रहे कि वी आर रेडी ऑफ टेक ऑफ, मतलब चले नहीं है बस रेडी है। तो ये जो करके कंट्रोलर ने कहा कि ओके स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई कॉल यू, मैं रुको मैं बताऊंगा कब टेक ऑफ करना है। ये आड़ बढ़ थे, ये सबसे गलत समझे गए आड़ बनने वाले थे, क्योंकि कंट्रोलर सोच रहा था प्लेन खड़ा है, जबकि प्लेन बिना टेक ऑफ के परमिशन के 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से फॉरन एयरप्लेन जो अपना एग्जैक्ट ढूंढ रहा था उसकी तरफ आगे बढ़ा। कंट्रोलर का ये मैसेज पैम एल के पायलट ने सुना तो उसको लगा कि खेले ना बोलने के लिए रेडी हो चुका है। जल्दी से जल्दी जो C4 एग्जैक्ट है उसे पहुंच पे टैक्सी वे पे चले जाओ और मेन रनवे से हट जाओ और बाकी सबको पता चल जाए कि पैन एम के पायलट ने तुरंत अनाउंस कर दी रेडियो पे, वी आर स्टिल टैक्सी डाउन द रनवे, मतलब सेम रनवे पे है, थोड़ा रुक कर टेक ऑफ करना। रियलिटी और ज्यादा खतरनाक थी। केएलएन ना खड़ा था ना उड़ने का वेट कर रहा था। केएलएन फुल स्पीड से उसी सेम रनवे पर फॉग में सीधा पैन एम की तरफ बढ़ रहा था। अब टावर ने बोला स्टैंड बाय टेक ऑफ, मतलब अभी रुको मैं बताऊंगा कब टेक ऑफ करना है। और पैन एम ने बोला विल स्टे टू द रनवे, मतलब हम सेम रनवे पे। अगर ये दोनों रेडियो मैसेज में
एक भी मैसेज KLM के कॉकपिट में साफ पहुंच जाता तो टेक ऑफ रुक जाता और सबकी जान बच जाती। लेकिन किस्मत देखिए, दोनों मैसेज एक ही सेकंड में सेम टाइम पे ट्रांसमिट हो गए। इसकी वजह से दिक्कत हो गई। प्लेन का जो रेडियो होता है वो काफी हद तक रॉकेट जो के होता है, एक ही टाइम पे एक ही बोल सकता है। अगर एक साथ दो बोलेंगे बटन दबा के तो दो सिग्नल आपस में ओवरलैप हो जाते हैं और कुछ सुनाई नहीं देता, बस नॉइस आती है। और यहाँ पर भी यही हुआ। एक ही सेकंड में टावर कंट्रोलर और पेन दोनों ने अपना मैसेज ट्रांसफर कर दिया। तो मैसेज कन्वे होने की वजह से 3.5 सेकंड की एक सीटी जैसी आवाज और मैसेज नहीं पहुंच पाया। और जो लाइफ सेविंग मैसेज था जो केलेन तक पहुंच सकता था वो भी नहीं पहुंचा। आप सोच के देखिए, फैन प्लेन के क्रू ने अपनी जान बचाने के लिए जो वार्निंग भेजी उसी वार्निंग ने टावर की स्टैंड बाय इंस्ट्रक्शन के एग्जैक्ट सेम टाइम पे ब्लॉक कर दिए। अगर कोई फिल्म भी ऐसा फ्रॉड बनाए तो भी कोई बिलीव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली ऐसा हुआ। और ये मैसेज ब्लॉक होने की वजह सीटी बजी कॉकेट में तो टावर के कंट्रोलर ने दोबारा मैसेज भेजा, रोजर पापर अल्फा 1736 रिपोर्ट द रनवे क्लियर। मतलब कि जब पैन एवन रनवे से हट जाए तुरंत बताए। अब KLM ब्रेन उसके कॉकपिट में ये मैसेज पहुंचा। KLM के फ्लाइट इंजीनियर विलियम ने वैन जेंटन से पूछा, अभी क्या प्लेन अभी भी रनवे पे है जो मैसेज आ रहा है। वैन जेंटन ने पूरी लाइन कंप्लीट होने से बोल दिया कि हाँ क्लियर है सब। अब ये लास्ट मौका था इतने सारे पैसेंजर की जान बचाने का, वो भी इस टाइम पे निकल चुका था। अब इसके बाद 5:06 43 सेकंड में KLM के को पायलट ने अनुसार किया V1 मतलब डिसीजन स्प्लिट पे आ गया था। अब इसके बाद टेक ऑफ और रोकना पॉसिबल नहीं था। दूसरी तरफ से पैन एम्प्ले सेम रनवे पे फॉग में अपने एग्जिट को ढूंढते हुए C3 और C4 के बीच तक पहुंच चुका था। जैसे ही वो C3 और C4 एग्जिट के बीच में पहुंचा तो पैन एम के पायलट को सामने से दो लाइट दिखना शुरू हुई। शुरू में तो उसने सोचा कि कोई प्लेन खड़ा हुआ, शायद KLM ही खड़ा हुआ। लेकिन धीरे धीरे अब वो लाइटें जो बड़ी होने लगी और जैसे ही वो लाइट बड़ी होने लगी जो क्रू मेंबर थे वो तुरंत समझ गए कि सामने से प्लेन आ रहा है। पैन एम का पूरा जो क्रू था वो घबरा गया, बैक टू बैक रेडियो पे मैसेज भेजने लगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पैन एम के पायलट ने पूरी जान लगा के फुल थ्रॉटल रिलीज करके प्लेन को लेफ्ट साइड से उड़ना शुरू किया। लेकिन बात ये थी 340 टन का जंबो जेट को स्पोर्ट कार की तरह एक स्पीड नहीं पकड़ सकता। वो पूरी मेहनत के बाद भी 19 माइल की स्पीड तक पहुंच पाता है और हॉरिजॉन्टल हो गए। और दूसरी तरफ KLM के क्रू के पैन प्लेन को मुड़ता हुआ दिखाई दे। वैन जेंटन भी बहुत ज्यादा डर गए। वैन जेंटन ने तुरंत स्टिंग को पूरी जोर से खींचकर केबल प्लेन की नोज को ऊपर उठाना स्टार्ट किया। लेकिन दिक्कत ये थी ज्यादा फ्यूल की वजह से ये जो एक्स्ट्रा 50 टन वेट बढ़ गया था। अगर इतना नहीं होता तो शायद पूरा उड़ जाता, लेकिन उठने की वजह से तेल था वो रनवे पे घसटने लगा। वैन जेंटन का आखिरी रिकॉर्डेड वर्ड था, ओ गॉड डैम। मतलब 5:06 पे 49 सेकंड पे KLM 4805 और पैम एन 173 सारे पैसेंजर के साथ टकरा जाते हैं।
और बेन जेंटली कोई आम कैप्टन नहीं था। केएलएम का चीफ इंटरेस्टेंट था, केएलएम का चेहरा, वो आदमी जिसने खुद को पायलट को सर्टिफिकेट दिया था। को पायलट न्यूट को पूरी तरह से पता था कि क्लियरेंस नहीं है। फ्लाइट इंजीनियर को शक था कि रनवे क्लियर नहीं है। दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने सीनियर इतना बड़ा नाम है उससे ये कह सके कि आप गलत हो। और इसी चुप्पी ने 583 पैसेंजर की जान ले ली। इस एक इंसिडेंट की वजह से हिस्ट्री ने पूरा सिस्टम बदल दिया। को पायलट को बाकायदा सिखाया जाता है कि कैप्टन गलत हो कैसे उसको चैलेंज करना है। वो चुप्पी जो को पायलट ने ली थी उस टाइम पे, आज वो चुप्पी अलाउ नहीं है। आज की डेट में फ्लाइट जो भी देखते हैं, पायलट का करियर फोर्ट टेकअप का वेट करना, क्रू का कैप्टन से सवाल करना, ग्राउंड रेडेट का हर प्लेन को ट्रैक करना, ये सब इसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ। इस पूरे इंसिडेंट का कोई एक विलन नहीं था। ये सब हुआ सिस्टम की हर छोटी कमजोरी, हर जल्दबाजी, हर असम्पशन की वजह से, जो एक ही दिन एक ही समय इकट्ठा हो गई। हर किसी ने अज्यूम किया, किसी ने अज्यूम किया कि अपना इंसान चेक नहीं किया। और ये कोई गलती करने वाले कोई अनट्रेंड लोग नहीं थे, दुनिया के बेस्ट ट्रेंड प्रोफेशनल थे। लेकिन फिर भी आप देखिए, टेम्परेचर, थकान, अथॉरिटी का डर और थोड़े से बैड लक ने मिलके उनसे वो करवा लिया जो अकेले इनमें से कोई नहीं करवा सकते थे। अगली बार एयरपोर्ट पे हो, आपकी फ्लाइट डिले हो जाए, पायलट अनाउंस करे कि हम क्लियरेंस का वेट करें, तो आप शायद को कम्युनिकेशन हो, क्योंकि वो बोरिंग सा वेट, वो डबल चेकिंग, वो बार बार कंफर्म करने वाला खर्चा, ये वो रूल्स है जो 583 लोगों की कीमत पे लिखे गए हैं। एविएशन में बहुत पुरानी कहावत है, सेफ्टी रूल्स जो है खून से लिखे जाते। और टैरिफ के एयरपोर्ट जो है इंसिडेंट हुआ, इस कहावत का सबसे बड़ा प्रूफ है। लास्ट